गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है। हाँ, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याएं हमको बताएं। चलिए अब देख लेते हैं अधात्विक खनिज। खनिज, पिछले वीडियो में हमने खनिजों की चर्चा कर ली थी। अब हम शुरू करते हैं अधात्विक खनिज, यानी कि ऐसे खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, अधात्विक खनिज के रूप में जानी जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अभ्रक। अभ्रक क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं। अभ्रक एक पारदर्शी, अभ्रक है क्या? यह एक पारदर्शी काले, हरे, लाल या पीले कलर का हो सकता है। इसमें कई प्रकार के कलर होते हैं और इसके गुण क्या होते हैं? गुण समझ लीजिए कि इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ठीक है, सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा का ह्रास का निम्न गुणांक, यानी ऊर्जा का ह्रास इसमें बहुत कम होता है और ये इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति होती है। इसके पश्चात ये विसंवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण, इतने सारे गुण होते हैं इसमें। कौन कौन से हो रहे हैं? सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा का ह्रास का निम्न गुणांक तथा विसंवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिज के रूप में से एक है। यह, अब देख ली, ये गुण तो हमने देख लिए। अब देखते हैं कि ये कहां पाया जाता है। अभ्रक छोटा नागपुर के पहाड़ के उत्तरी पठारी भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार जो है, उस पठार के भी उत्तरी पठारी भाग पर यह पाया जाता है। यह बिहार और झारखंड की कोडरमा हजारीबाग पेटी में भी पाया जाता है। यह राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर अभ्रक पेटी में भी पाया जाता है। तो आप देख लीजिए कि अभ्रक कितना इंपॉर्टेंट खनिज है हमारे लिए। अब इसमें दूसरा जो खनिज है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर आप जानते हैं, अगर चूना पत्थर ना हो तो हमारे यहां विकास के सारे कार्य रुक जाएंगे। तो चूना पत्थर क्या है? यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानों में यह पाया जाता है। और इसका प्रयोग क्या होता है? सबसे पहले इसका समझिए प्रयोग क्या होता है। ये सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि चूना पत्थर ना हो तो सीमेंट उद्योग के रॉ मटेरियल में बहुत कठिनाई आ जाएगी। और दूसरा, ये लौह प्रगलन की भट्टियों में भी इसका प्रयोग होता है। यह किस प्रकार से कहां कहां पाया जाता है, किन किन राज्यों में इसका क्षेत्र है, ये आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां हम ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, चित्र में आपको बता दिया गया है, इसे आप देख लीजिए। अब ये खनिज तो हमने पढ़ लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए। खनिजों का अगर लगातार अत्यधिक दोहन होता रहा तो ये खनिज नष्ट हो जाएंगे, खनिजों की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए इन खनिजों को संरक्षण भी देना
अपरिहार्य है, यानी कि बहुत जरूरी है इन खनिजों को संरक्षण प्रदान करना। ये जो खनिज हैं ये अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि इनका नवीकरण नहीं हो पाता है जल्दी से, ये लाखों वर्षों में बन के तैयार होते हैं। तो यदि आज हम इसकी अत्यधिक दोहन करते हैं तो इससे हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है। और सबसे बड़ी चीज, जब हम इसको खोदते हैं, लगातार खोदते जाते हैं, तो क्या होता है, इनकी गहराई बढ़ती जाती है और गहराई बढ़ने के साथ इनके उत्पादन में, इनको निकालने की जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है और इनकी जो उत्पादकता है यानी इनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी घट जाती है। कॉस्ट बढ़ रही है, क्वालिटी घट रही है। तो जैसे जैसे इनको हम ज्यादा खोदते हैं, ज्यादा नीचे जाते हैं, तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ती है और इनकी क्वालिटी घटती जाती है। और एक चीज, कई बार जब नीचे काफी गहरी सुरंग हो जाती है, काफी गहरे पे हम लोग खोद लेते हैं, तो वो सुरंग कई बार धंस जाती है, जिसमें हमारे मजदूरों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मजदूर उसमें दब जाते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो खनिज हैं इनका दोहन उचित और आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। ये पेट भरने के लिए होना चाहिए, पेट ही भरने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम ऊर्जा संसाधन, यानी कि खनिज संसाधन हमने देख लिए। अब देखते हैं ऊर्जा संसाधन कि ऊर्जा संसाधन क्या है। ऊर्जा संसाधन में आप देख लीजिए कौन कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। इनको मुख्यतः हम ऊर्जा संसाधन के रूप में लेते हैं। अब ऊर्जा संसाधन को मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि ऊर्जा संसाधन को दो प्रकार से बांटते हैं। एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरे हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। आज हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार जो चीजें समझ में आ जाती हैं उनको फिर जीवन में कभी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल रिवीजन आप करिए उनका और वो आपको याद हो जाती हैं। कई लोगों को तो रिवीजन भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कोयला को। कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब कोयला बनता कैसे है ये देख लेते हैं कि कोयला बनता कैसा है। कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष संपीड़न से हुआ है, यानी कि लाखों वर्ष पहले भूकंप या ज्वालामुखी के कारण, किसी भी कारण से जंगल, बहुत सारे जंगल जमीन में दब गए। जमीन में दब जाने के बाद इनमें संपीड़न की घटना होती रही और इस संपीड़न के पश्चात ही कोयले का निर्माण हुआ। ये संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले को अनेक रूपों में बांटा जाता है। ठीक है, क्या है, संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले को अनेक रूपों में बांटा जाता है। जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था लोहे में कि कौन सा लोहा अच्छी क्वालिटी का होता है, कौन सा खराब क्वालिटी का होता है, तो यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोयले में लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला क्या होता है, यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। मतलब एकदम काला नहीं होता है कोयला, ये थोड़ा सा भूरे कलर का होता है। मतलब एकदम काला नहीं होता है जैसे डार्क कलर होता है, ये थोड़ा सा कम काला होता है और यह मुलायम होता है तथा नमी से युक्त होता है। ये इसमें नमी ज्यादा पाई जाती है। यह तमिलनाडु के नेवेली में विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। यानी कि ये पाया कहां जाता है, ये तमिलनाडु के नेवेली में ये पाया जाता है और इसका जो प्रयोग होता है वो विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा,
किस किस कोयले का क्या प्रयोग होता है, ये आपको बाद में स्थितियों में पता चलेगा। आज तो नहीं, आज केवल आपको हाई स्कूल में केवल आपको इसके प्रकार जानने होते हैं। दूसरा होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है ये गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होता है। ये क्या होता है, ज्यादा गहराई में दबा होता है और अधिक तापमान से ये प्रभावित होता है, जिससे इसकी प्रकृति बदल जाती है। और इसका प्रयोग मुख्यतः धातु के शोधन में किया जाता है। धातुओं का जब शोधन कर रहे होते हैं तब लिग्नाइट कोयले का प्रयोग नहीं होता है। किस कोयले का प्रयोग होता है, बिटुमिनस कोयले का प्रयोग होता है। बिटुमिनस कोयले का प्रयोग धातु के शोधन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कोयले में सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। उस कोयले को क्या कहते हैं, एंथ्रेसाइट कोयला बोलते हैं। ये सर्वोत्तम गुणों वाला कठोर कोयला होता है। लिग्नाइट हमने क्या कहा था, थोड़ा नरम कोयला होता है, लेकिन एंथ्रेसाइट एकदम कठोर कोयला होता है और उसमें दहन की बहुत ज्यादा क्षमताएं होती हैं। ये तो आपने समझा कि किस तरीके से ये कोयला पाया जाता है, लेकिन अब देख लीजिए कि कोयला कहां कहां पाया जाता है, भारत में किन किन स्थितियों में कोयला पाया जाता है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये कहां पाया जाता है। गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र यानी कि वो क्षेत्र जिसे गोंडवाना कहा जाता है। ये कोयला कितना पुराना है इसको देख लेते हैं। इस कोयले के लिए माना जाता है कि लगभग 200 वर्ष यानी कि 200 लाख वर्ष पुराना है ये। सोचिए आप, 200 लाख वर्ष पहले ये बना होगा। इसका प्रयोग काहे के लिए होता है, धातु के शोधन के लिए। इसके लिए हो रहा है, धातु के शोधन के लिए। धातु का शोधन हमने आपको बताया था, कौन सा कोयला है, बिटुमिनस प्रकार का। तो ये कोयला कौन सा मिल रहा है, बिटुमिनस। गोंडवाना लैंड में कौन सा कोयला मिलेगा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलेगा। और ये कहां पाया जाता है, गोंडवाना तो आपने समझ लिया, लेकिन गोंडवाना से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से समझ लेते हैं कि ये दामोदर घाटी, दामोदर घाटी कौन सी हुई, पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो दामोदर घाटी है वहां ये पाया जाता है। और किन किन खदानों में पाया जाता है ये भी देख लीजिए। ये झरिया में, रानीगंज में, बोकारो में। ठीक है, तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है ये खदान किस चीज की है, तो झरिया, रानीगंज, बोकारो कोयले की खदानें हैं। अब ये गोदावरी, महानदी, सोन तथा अन्य नदी घाटियों में भी इस कोयले का जमाव मिलता है। तो ये दामोदर घाटी में तो पाया ही जाता है, गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी की घाटियों में भी ये पाया जाता है। अब दूसरा प्रकार इसका आता है टर्सरी निक्षेप। टर्सरी प्रकार यानी कि टर्सरी युग, आपने पढ़ा होगा टर्सरी युग। तो टर्सरी युग में ये कोयला कितना पुराना है इसको देख लेते हैं। टर्सरी निक्षेप जो है वो 55 लाख वर्ष पुराने हैं, यानी कि वो 200 लाख वर्ष पुराना है। और टर्सरी युग यानी कि गोंडवाना वाला पहले का है, टर्सरी वाला बाद का है। तो टर्सरी निक्षेप क्या है, 55 लाख वर्ष पुराने हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में ये मिलते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अब हम लोगों ने समझा कि ये कोयला कैसे बनता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये कहां कहां पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा पेट्रोलियम की तरफ कि पेट्रोलियम की स्थिति भारत में क्या है और ये हमें कैसे प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं।
भारत में अधिकांश पेट्रोलियम टर्सरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाए जाते हैं। यानी कि टर्सरी युग की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के भ्रंश में ये पाए जाते हैं। ये बनते कैसे हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ? तो बलन, अपनति तथा अन्य तरीके से जो भूगर्भीय घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के माध्यम से इनका निर्माण होता है। यह प्रदेश जहां पर उत्प्लावन के शीर्ष में तेल ट्रैप हैं, पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच के भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, आपको बताया था। सरंध्र चट्टानें होती हैं और असरंध्र चट्टानें होती हैं। एक रंध्र युक्त होती हैं, एक बगैर रंध्र युक्त होती हैं। तो इन दोनों चट्टानों के बीच में जो ट्रैप होता है, जो जगह होती है, जो खाली स्थितियां होती हैं, उनमें ये तेल भरा हुआ पाया जाता है। तो ये स्थितियां आपने समझ ली कि किस तरीके से बलन, अपनति और अन्य कारणों से ये अन्य भूगर्भीय हलचलों के माध्यम से लाखों वर्षों में निर्मित ये तेल भ्रंशों में, ट्रैप में भरा हुआ पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि भारत के कुल उत्पादन का, भारत में जितना भी उत्पादन हो रहा है तेल का, वैसे तो हम बहुत सारा तेल विदेशों से आयात करते हैं, लेकिन भारत में भी हम उत्पादन करते हैं। तो भारत में हम तेल का जितना उत्पादन करते हैं उसका 63% यानी 63% उत्पादन का जो भाग है वो हमें मुंबई हाई से मिलता है। यानी मुंबई के पास जो समुद्र तल है उसे हम मुंबई हाई कहते हैं। उस मुंबई हाई से हमें 63% तेल प्राप्त होता है, जबकि 18% गुजरात से प्राप्त होता है और 16% हमें असम से प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 63% हम कहां से, मुंबई हाई से प्राप्त कर रहे हैं, 18% गुजरात से प्राप्त कर रहे हैं और 16% असम से प्राप्त कर रहे हैं। अब देख लीजिए इसमें कि ये जो प्राप्त हो रहा है ये कहां से प्राप्त हो रहा है, इनकी जो जगह, स्पेसिफिक जगह, जैसे खदान है वहां पर, ऐसे ही यहां पर भी जगह निश्चित है। जैसे कि अंकलेश्वर गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यानी कि एक तेल क्षेत्र को अगर हम देखें तो अंकलेश्वर जो है वो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जो गुजरात में है। और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। असम क्या है? सबसे पुराना, सबसे पहले असम से ही तेल निकालना प्रारंभ किया था भारत ने। इसमें डिगबोई, इसमें जो जिन क्षेत्रों से, पूरे असम से तो निकलता नहीं है, असम के उन क्षेत्रों से जहां से तेल निकाला जाता है उनको कहते हैं डिगबोई, नहरकटिया और मोरन, डुमरी राजन महत्वपूर्ण उत्पादक तेल क्षेत्र हैं। ये तेल क्षेत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इन तेल क्षेत्रों के माध्यम से भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। हमने आपको बहुत सारे खनिज और ऊर्जा के संसाधन बता दिए हैं। जो संसाधन अभी बच गए हैं उनको हम अगले वीडियो में, क्योंकि अगर इसको एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और आपको उबाऊ लगने लगेगा, इसलिए वीडियो को छोटा छोटा करके बनाया जा रहा है। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हाँ, एक और सूचना, लोगों ने हमसे पूछा है कि सर ये किस प्रदेश के लिए आप बना रहे हैं? तो ये सीधा है,
ये एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि सीबीएसई के लिए तो ये है ही। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर जहां पर भी एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम चल रहा है, उन सारे के लिए उपयोगी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।